नमस्कार, सभी का स्वागत है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। अभिनंदन है आप सभी का। तो कहीं गर्मी भयंकर है तो कहीं विपरजॉय का जो है कहर है, कॉमेडी बन रही है कहीं तो कहीं आपदा का रूप ले चुका है। तो प्रयास ये करें कि कॉमेडी के स्टेटस जो भी लगा रहे हैं साथी वो ना लगाएं, क्योंकि ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पाली के कुछ वीडियो देखे हैं। इसके अलावा मैंने कल अजमेर का वीडियो देखा, तो वहाँ पे जो हालात हैं उसमें जिस प्रकार से लोगों को नुकसान हो रहा है उनको देखते हुए सोचते हैं ये लोग कॉमेडी के वीडियो कैसे लगा सकते हैं। तो ऐसा ना करें, बल्कि ये प्रयास करें कि किसी की सहायता हो तो करें। ये ज्ञान नहीं है वास्तव में। आप सोचिए कि हम लोग कॉमेडी लगा रहे हैं कि विपरजॉय आयो को नहीं, विपरजॉय आयो को नहीं, और जहाँ जहाँ वो आया है ना वहाँ वहाँ कहर मचा दिया। खैर, अपने उपसर्ग की क्लास में चल रहे थे और आप उपसर्ग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? उपसर्ग। तो देखो, मैंने आपको बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। एक कमेंट मैंने देखा था कल की क्लास में कि सर अगर वहां पे सारे एक जैसे आ जाएं, अगर वहां पे सारे एक जैसे आ जाएं तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। मैं जैसा कि ये लगभग 37वीं क्लास है आज, तो पीछे 36 क्लासेस और हो चुकी है। मैंने उसमें एक बात बोली, आपको शायद याद होगा, कि कोई भी टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं हो कभी भी मूल्यांकन ना करें कि वो टॉपिक आपको अच्छे से आया या नहीं आया। क्योंकि अब जो टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, सरप्राइज कभी भी मैं आपका टेस्ट ले सकता हूं, कभी भी मैं आपका टेस्ट ले सकता हूं। कब से कब तक? समास के बाद, यानी समास, संधि, उपसर्ग, ये 3 टॉपिक हैं। अभी तो पढ़ते तो हुआ नहीं है। तो मैं जिस दिन आपके टेस्ट लूंगा उस दिन पता चलेगा कि टॉपिक आपको आया या नहीं। ये जो जीजीडी ऐप पर टेस्ट सीरीज सर ने स्टार्ट कर रखी है, हिंदी पॉइंट पर जो मैंने स्टार्ट कर रखी है, हम लोग टेस्ट सीरीज क्यों भाई, पूरा कोर्स हम निःशुल्क करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज हमने ऐप पर स्टार्ट क्यों की? इसके पीछे रीजन ही यही है कि आपका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। आपका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। और मैं रियल बताऊं, जैसे मैं जहां तक समझता हूं कि गौरव सिंह जी हो चाहे मैं हूं, हम दोनों में एक सिमिलरिटी मैं मान सकता हूं, जहां तक हम दोनों में जो बातचीत होती है, कि हम लोग बिल्कुल पेपर जो हमारी टीम से तैयार करवाते हैं, कुछ लोग हम तैयार करते हैं, लेकिन फाइनल जो होता है उसे हम खुद करते हैं कि भाई ये पेपर है, इसको फाइनल खुद करना पड़ेगा। और जहां हमने नहीं कर पाते हैं वहां निश्चित रूप से हमें ऐसा मन में गिड़गिड़ाहट रहती है कि अरे यार कुछ कमी ना रह जाए। तो यही कारण है कि आप लोग टेस्ट देंगे तब आपको पता चलेगा ये टॉपिक आपको आया या नहीं आया। तो और मैं टेस्ट आपका इसी प्लेटफॉर्म पर लूंगा, आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। और सेकंड ग्रेड को लेकर भी जो जीजीडी पर टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है जीके की, वो भी आप निश्चित रूप से जिनके ले रखी है वो फायदा उठाएं। समझ गए बात आप? और निःशुल्क क्लासेस का दौर दोनों तरफ जारी है, फायदा उठाएं। हिंदी की क्लासेस जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को लेकर चल रही है वो रुकेंगी नहीं, वो आज से वापस स्टार्ट हो रही है। तो क्योंकि कुछ बच्चे व्याकरण यहां कर रहे हैं, साहित्य वहां कर रहे हैं, तो उनके लिए बता देता हूं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने सरल तरीके से करना है। जैसे मैं आज आपको हर उपसर्ग में मैं आपको कुछ नए लॉजिक बताता चलूंगा। जैसे हमने 7 उपसर्ग तक कर लिए थे, आज हम कर रहे हैं उत उपसर्ग। आपने सुना होगा कि उत और उद को लेकर लड़ाई रहती है। कुछ कहते हैं सर इसमें तो उद उपसर्ग है, कुछ कहते हैं उद उपसर्ग है, ये रहती है। लेकिन आप ये मान के चलिए, हमारी किताबें भी यही कहती है कि उपसर्ग क्या होता है? उत होता है। उद नाम का कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। हाँ, हमने संधि में, व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ा था, लास्ट नियम आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उद कहां आता है वो मैं बताऊंगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर मान लो कभी भी जैसे उत मान लो, उसके बाद अगर क प इस प्रकार से बताया था कि आए, तो त का क्या हो जाता है? द हो जाता है। तब यहां पर ये जो ऊपर आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे, क्या करोगे? इसका संधि विच्छेद, तो निश्चित रूप से इसमें होगा उद प्लस पन्न। इसका क्या होगा? उद प्लस पत्ती। निश्चित रूप से संधि विच्छेद के नियमों के अकॉर्डिंग करेंगे तब यही होगा। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा होता है, तब हम याद रखें उद की ओर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उद नाम का उपसर्ग होता नहीं है। सर पेपर में प्रश्न आया हुआ है, आप क्या बात कर रहे हो? तो मैं आपको बताऊं, अगर ऑप्शन में अगर उत है तो फिर एक उत होगा, एक होगा उद, और एक होगा इनमें से कोई नहीं ऐसा कुछ। या फिर ऑप्शन में अगर उद है तो ये उत पूरा होगा,
एक उद हलंत होगा और कोई नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रश्न में उद और उद दोनों एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आएंगे, आते भी नहीं है। और आ जाए तो हमें ध्यान रखना उपसर्ग हमेशा उत होता है, उद नाम का उपसर्ग नहीं है। हमारी ऑथेंटिक किताबें यही कहती है, बाकी विद्वानों से अपने जो है वो दूर ही रहते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया, अब इन सब बहुत इजी हो गया। अब इतना पता चलते ही अब आप मूल शब्द उद धन उत, तो उत धन पत्ती, उत धन पीड़न, उत धन कंठा, उत धन कर्ष, ठीक है, उत धन तम, उत धन दय। अब उदय शब्द है तो उत धन दय नहीं बल्कि उत धन अय होगा, यही तो चीज है। ऐसे ही अब यहां पे देखिए उल्लेख, ऊपर तो वो नियम काम कर रहा था जहां पे हमने पढ़ा था कि अगर त के बाद क प वगैरह आए तो वो द हो जाता है, लेकिन नीचे वही नियम काम कर रहा है कि हमने पढ़ा था कि अगर उत या उद के बाद अगर ल आए तो लल हो जाएगा, च आए तो चच हो जाएगा। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो ये सर उत धन लेख, उत धन ज्वल, उत धन डयन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उत धन उत धन अय उदय, उत धन लेख उल्लेख, उत धन चारण उच्चारण, उत धन डयन उड्डयन। ठीक है, ये देखो क्या लिखा, उच्छ्वास। क्या दिक्कत है, हमने संधि पढ़ के आए हैं और मैंने इसीलिए कहा था संधि जिसने पढ़ ली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उच्छ्वास उन्नत करना है, उत धन नत, उल्लेख को तोड़ना, दो बार आ गया, उद्देश्य को तोड़ना है, क्या दिक्कत है तोड़ना है तो, उत धन देश्य। अरे जब तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर हो चुका है कि उत नाम का ही उपसर्ग होता है तो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी ही नहीं। और अगर लगता है कि आ सकती है तो हम टेस्ट में देखेंगे, हम भी देखेंगे, क्योंकि आप कसरत कर रहे हो, बहुत बढ़िया कसरत कर रहे हो, रोज सुबह जल्दी उठते हो, योगा करते हो, शरीर को फिट रखते हो वगैरह। अब आप में ताकत कितनी आई, स्टेमिना कितना हुआ, वो तो रणभूमि में उतरने के बाद ही पता चलेगा कि मैं वीर हूं, मैं वीर हूं, मैं वीर हूं। कभी लड़ा युद्ध है नहीं और कहता है मैं वीर हूं। तो हम अपनी वीरता को टेस्ट सीरीज में दिखाएंगे। जब मैं आपका यहां ऑनलाइन लाइव टेस्ट लूंगा तब आप दिखाना कि अब आपको आता है। अगर उस वक्त आ गया तो समझ लेना आपके सुबह जल्दी उठकर जो आपने प्रैक्टिस की थी, जो आपने जिम की थी, जो आपने क्या कहते हैं कसरत की थी, वो निश्चित रूप से बेस्ट थी, है ना। उद्धार है तो हम ये जानते हैं कि उद्धार कब होता है, उत धनहार जब होता है, हम जानते हैं। उच्छेद, ये वो नियम काम कर गया, कौन सा, उत धन छेद, वही उच्चारण वाला नियम। उन्नयन है, हम जानते हैं, उत धन नयन। आपकी संधि का तो हो रहा है रिवीजन और उपसर्ग आप सीखते जा रहे हो। तो ये हो गए सारे। अब जैसे ही मान लो शब्द, तो कोई ऐसा थोड़ी है कि लिमिट है इन शब्दों की, शब्दों की लिमिट थोड़ी है। जैसे मान लो शब्द ले लिया उत्थापन, क्या शब्द है, उत्थापन, तो सेम नियम वही है, उत्थापन। उत्थापन का क्या मतलब हो जाएगा कि सर अब ये मतलब ही तो नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। जहां आपको लगता है कि हमें नियम ने, तो क्योंकि मेरा यूं मान लो एक तरीका है कि आप जब भी रिवाइज करो, मतलब जब भी ये क्लास हो गई और क्लास होने के बाद जब भी आप पढ़ने लगो, तो पढ़ते समय एक बात ध्यान रखो कि मोबाइल आप लेके बैठते हो तो मोबाइल आपको रील्स की ओर ले जाए, उससे पहले आप गूगल खोल लो और बैठे बैठे देखो कि उत्थापन का मतलब क्या होता है। उत्थापन का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होता है, आगे बढ़ना होता है। जैसे यहां एक शब्द आया है उत्कंठा, क्या शब्द आया, उत्कंठा। अब ये पूछ लिया कि उत्कंठा क्या होता है, तो उत्कंठा होता है कंठ, कंठ, ये कंठ है, उत्कंठा। उत ऊपर, उत का अर्थ क्या होता है, ऊपर, तो ऊपर कंठ करना मतलब गर्दन को क्या करना, ऊपर करना। जैसे उत्कर्ष, ऊपर की ओर बढ़ना। उत्तम मतलब श्रेष्ठ, सामान्य से श्रेष्ठ। उदय, किसी चीज का जो है उदय होना। तो अब आप धीरे धीरे देखते जाओ, इससे आपके शब्द वोकैबुलरी भी तैयार होती है और आपको नए शब्द सीखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनके सबके मीनिंग बताएंगे तो फिर अपनी क्लास बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए नहीं बता पाते। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ शब्द और बता देता हूं। जैसे शब्द आ गया उत्कलित। अब हमें फिर हम क्या है, ऐसा शब्द देखते ही मीनिंग पे उलझ जाते हैं दिमाग में। उत्कलित क्या मतलब क्या होता है, अब मैं कैसे याद करता हूं बताता हूं। रटता नहीं हूं, रटोगे मारे जाओगे। कलित फूल होता है, बोला होता है, कली, उत्कली, कलित,
कली, कली क्या खिलती है? कली खिलती है और फूल का रूप लेती है। तो उत्कलित का मतलब ही क्या होता है? खिला हुआ। उत्कलित का मतलब क्या होता है? खिला हुआ, ये चीज होती है, लहराता हुआ। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहां पर एक शब्द नहीं है, जैसे आप घरों के बाहर क्या करते हो? अपने नाम उत्कीर्ण करवा रखा है। उत्कीर्ण का मतलब क्या होता है? उत्कीर्ण का मतलब होता है कोई भी नाम हमने घर के बाहर खुदा रखा है, कोई चीज खुदा कर, जो मतलब हम कहते थे कि भाई पुराने शिलालेखों पर जो है ये विधि उत्कीर्ण है, ये भाषा उत्कीर्ण है। मतलब क्या है? भाषा खुदी हुई है, लिखी हुई नहीं है। उत्कीर्ण मतलब भाषा खुदी हुई है। जैसे एक शब्द आता है उत्क्रम। उत्क्रम का मतलब क्रम यानी सीधा, उत्क्रम यानी उल्टा कर्म। अब आप क्या इन दो अर्थों से इस उत्क्रम को सेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। बस ये तो याद रखने लायक हैं, अगर पूछा जाएगा तो इनमें से अर्थ पूछा जाएगा। बाकी तो आपको इन शब्दों को याद करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे मान लो एक शब्द आता है उत्पल, तो उत्पल क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, कमल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। जैसे मान लो एक शब्द ले लेते हैं अपन, उत्सर्ग। उत्सर्ग, तो उत्सर्ग जो शब्द है इसका मतलब क्या? त्यागना या छोड़ना। कल मैंने इसी तरह का एक शब्द बताया था, उत्सर्ग का मतलब त्यागना या छोड़ना। ठीक है, और एक शब्द आपको और बताना था मुझे, उत्ताप। देखो समझना, मेरी बात को समझना। उत्ताप, ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है? उत धन ताप। ठीक है, सुनते जाओ। उत्ताप का मतलब होता है गर्मी। क्या होता है? उत्ताप का मतलब गर्मी। और ताप का मतलब भी क्या होता है? गर्मी। तो जब ताप का मतलब गर्मी है, उत्ताप का मतलब गर्मी है, तो फिर ये उत उपसर्ग लगाने की जरूरत कहां थी? जैसे कल वाली बात है, विलोचन और लोचन। तो ये कारण क्या है? जो विद्वान थे उन्होंने अपने शब्द के चमत्कार में वृद्धि करने के लिए उपसर्गों का प्रयोग कर दिया। टेक्निकल शब्दावली है ही, मैं आपने कल बताया था, पारिभाषिक शब्दावली है, कर दिया। तो इसीलिए वो शब्द आता है, क्या आता है? स्वार्थे। आपने इससे पहले ईमानदारी से बता दो, जिसने पढ़ रखा है, 1% का नहीं कहूंगा, 99% बच्चों ने ये नहीं पढ़ रखा था कि अरे यार ये चीज तो हमने कभी सोची नहीं, ये चीज हमने कभी सोची नहीं है। लेकिन ये स्वार्थ है, इसीलिए लिखा होता है किताबों में। हालांकि 90% किताबों में लिखा हुआ ही नहीं है, मात्र 5-10% किताबों में लिखा हुआ है। तो उत्ताप, ताप का मतलब ही गर्मी है। उत्ताप का रीजन, आप सिर्फ और सिर्फ शब्दों के चमत्कार में वृद्धि करने के लिए, जब विलोचन और लोचन दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं तो फिर आपको उपसर्ग लगाने की जरूरत कहां थी? लेकिन फिर भी लगाने पड़े। चलिए, ये सबसे सरल उपसर्ग है क्योंकि इसमें हलंत का रोल नहीं है। तो देखिए, आपको कल पता चली गया कि कार शब्द होता है, हमने पढ़ा भी था, अधिकार, है ना? तो उपकार, उपवन, उपसर्ग, उपनाम, उपचार। अब ये आ गया उपाध्यक्ष। तो अब इसमें क्या हो गया? उप, धन, अधि, धन, अक्ष, यानी कह सकते हैं कि इसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं। उपाधि है तो उप, धन, आधि। ठीक है, उपेक्षा तो आप जानते हैं, उप, धन, ईक्षा। ठीक है, ये देखिए, अब ये शब्द क्या यहां पर आएगा क्या? क्यों? क्योंकि अब सोचिए, हम जानते हैं इसका टुकड़ा क्या होता है? ऊपरी धनुक्त होता है। क्या होता है? ऊपरी धनुक्त। अब ये शब्द आता है हमें कंफ्यूज करने के लिए, रियल बता रहा हूं, ये ऐसे शब्द आ जाते हैं कंफ्यूज, और कुछ किताबों ने लिख दिए होते हैं, और यही कारण है कि जब हम पढ़ने के लिए बोलते हैं तो फिर वही होता है कि जो मतलब जो भी टाइप करने के लिए बोलते हैं वो भी टाइप कर देते हैं। अब यार इसका टुकड़ा होता है ऊपरी धनुयुक्त। ठीक है, तो अब कुछ करते हैं, ऊप, धन, री, धन, उक्त, इस तरह से किया हुआ मिलता है किताबों में। तब वो मानते हैं कि इसमें क्या है? उपसर्ग है, उप। और सिर्फ चंद किताबों में, है ना, सिर्फ चंद किताबों में मिलता है, और हम सिर्फ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ सही। देखो, एक हमारी कमी रहती है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कमी रहती है। हम लोग क्या है, मारवाड़ी में मसाणियों बैराग है, मारवाड़ी में क्या मसाणियों बैराग। मसाणियों बैराग बता, जब किसी मुर्दे को शमशान ले जाते हैं, तब हम जब शव यात्रा में शामिल होते हैं तो वहाँ पहुँचकर कहते हैं इस संसार में, आपने नोटिस कर लेना, आप जहाँ भी खड़े हो हाथ बांध कर, ठीक है, वहाँ नोटिस कर लेना, 2, 4, 5 व्यक्ति जहाँ ग्रुप्स खड़े हैं वो यही बातें करेंगे कि देख लो कुछ ही नहीं है संसार में, कुछ नहीं है, यहीं आना है एक दिन सबको, यही है सब, पैसा पैसा, जिंदगी भर क्या राज देख लो जल रहा है, ये वो, ओ हो, इतनी आध्यात्मिक बातें जिसोरा कर दे। जैसे ही उस शमशान की लक्ष्मण रेखा से बाहर निकले, तुरंत फोन ला रहे, तू मेरे वो 500 रुपये कब देगा रे? यानी कहने का मतलब वो मसाणियों बैराग, जहां मसाण की सीमा है वहीं तक रहता है। हम लोगों में भी सेम सिस्टम क्या है, अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स वर्ग है,
हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही अखबार में या कहीं पर हम विज्ञप्ति की सूचना सुनते हैं या कहीं भर्ती की सुगबुगाहट सुनते हैं, हम तुरंत मार्केट जाते हैं और मार्केट जाके और कहते हैं कि भैया फलानी फलानी किताबें दिखा, और जो मिला वो सब कुछ उठा के लेके आ गए, और फिर हमें इस तरह की चीजें मिलती है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास और टीचर्स के पास भी नहीं मिलता है। अब टीचर्स को कहते हैं सर उस किताब में लिखा हुआ है। अब टीचर सारी किताबें पढ़ के थोड़ी पढ़ाएगा आपको वो सही चीज बता देगा, लेकिन ऐसे तो असंख्य शब्द है। असंख्य का मतलब भी क्या हुआ कि जिसकी संख्या निश्चित नहीं है, तो इतने एक टीचर भी कैसे पढ़ पाएगा। तो आप किताबों का चुनाव करते समय विशेष याद रखें कि सोच समझकर किताबें लाएं। मार्केट से ज्यादा किताबें लाने से सिलेक्शन नहीं होता है। एक किताब को, एक अच्छी किताब को ढंग से 5-7 बार पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे उपचय, अब मैं आज जब मैं उपसर्ग पढ़ रहा हूं तो नोट्स में कुछ शब्द और दे रखे हैं, जैसे उप में, तो मैंने कुछ शब्द काट दिए हैं। आप सोचोगे सर हमारे नोट्स में ये शब्द है, आपके यहां नहीं है। तो मैं अभी जो भी नए टेस्ट सीरीज लेने वाले बंदे हैं उनसे भी कह रहा हूं कि आप कुछ दिन तक पीडीएफ में पढ़ें, 5-7-10 दिन लगेंगे, उसके बाद आपको ये अपडेट मिलेगी। इसमें मैं संधि वगैरह ऐड करूंगा, अभी संधि ऐड नहीं है। जो नोट्स आपको टेस्ट सीरीज के साथ मिल रहे हैं उसमें संधि ऐड नहीं है, मैं संधि भी ऐड कर रहा हूं। तो एक बार 5-7 दिन रुक के प्रिंट आउट निकलवाएं। जिन्होंने निकलवा लिया उनके लिए संधि अलग से कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्होंने नहीं निकलवाए हैं उनका संधि साथ में ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, जैसे उपभाषा, उपभाषा, उपक्रम, उपमा, अब ये लीजिए, ये शब्द अगर आ जाए तो वहां घबराना नहीं है। जैसे कल हमने पढ़ा था अभिधा, तो अभिधा शब्द आता है ना, तो हम लोग सोचते हैं यार धा कोई मूल शब्द थोड़ी होगा, ये होता है। इसीलिए हमें कई जगह याद करने की जरूरत पड़ती है कि उपमा में उप उपसर्ग है और मां जो है मूल शब्द के रूप में आएगा। उपगूढ़, उपत्यका, उपनक्षत्र, उपराग, उपसंहार। तो अब उपसंहार जो शब्द है इसमें क्या हो गया, उप धन सम, ठीक है, धन हार, तो इसमें एक से अधिक उपसर्ग है। उपधन स्थ, उपधन आदि, ये तो 2 बार हो गया। उपधन अंत, उपांत है, दीर्घ संधि है। उपधन अंत, उपेंद्र, उपधनेन्द्र, उपेत। कल हमने इसी तरह का शायद पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल हमने, इसी तरह का कोई शब्द पढ़ा था, है ना, अति अधि अनु, अति अधि अनु, अपेत पढ़ा था शायद, अपेत पढ़ा था। उपा, ये क्या है, उपाशु, 2 बार आ गया उपाशु, है ना, उपासना करने वाला उपाशु, ठीक है। उपहार, उपहत, उपरत और उपरक्षक। अब ये जो आपको थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द लगता है, यार ये शब्द हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, उसे तुरंत जो है वो राइट कर लीजिए। गोला करोगे तो दिमाग में रहेगा शायद गलत होगा, राइट कर लीजिए कि इस शब्द को देखना है, गहरा अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइटर कर लीजिए। अब इन शब्दों को हाईलाइट करके क्या करोगे, इनमें से मात्र 10 ही शब्द हाईलाइट होने चाहिए। इस उपनयन को हाईलाइट करके क्या करोगे, उपाधि को हाईलाइट करके क्या करोगे, कोई मतलब ही नहीं है ना। उपगत को हाईलाइट करके क्या करोगे, ये चीज होती है। फिर आता है दुर, अब आता है सीखने वाला काम। देखो एक चीज सोच लीजिए, मैं ये शब्द लेता हूं दुराशा, आपसे पूछा दुराशा और आपसे पूछा इसका सही उपसर्ग जो टुकड़ा कौन सा है, मैं 2 ही ऑप्शन दूंगा, ए और बी, और 3 ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन ये होगा दुर धन आशा, ठीक है, और दूसरा होगा दुह धन आशा, ठीक है, और ये होगा दोनों, ठीक है, और डी होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये होते हैं प्रैक्टिस लायक। मैं कहता हूं प्रश्न टेस्ट सीरीज चलाना बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज में प्रश्नों को तराश तराश कर बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज, प्रैक्टिस एक अलग होता है, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट अलग होते हैं, मेजर टेस्ट का पैटर्न अलग होता है, सब तरह के अलग अलग टेस्ट होते हैं। अब ये शब्द है, आपसे पूछा कि इनमें से उपसर्ग युक्त सही टुकड़ा कौन सा है, उपसर्ग टॉपिक यानी उपसर्ग के अनुसार सही टुकड़ा कौन सा है। तो अब जिन्होंने पढ़ रखा है वो करेंगे। आप में से क्या करोगे भाई, बताना, कमेंट में बताना आप क्या करोगे, ए करोगे, बी करोगे, सी करोगे। तो मैं जानता हूं कि आंसर इस पे शायद ज्यादा आने चाहिए। किस पे ज्यादा आने चाहिए, इस पे, ठीक है। देखो टुकड़ा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन वो पूछ रहा है आपको उपसर्ग की दृष्टि से, तो उपसर्ग की दृष्टि से ये है। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही कौन सा है, तो ये है। टुकड़े दोनों ही सही है,
दोनों सही हैं, टुकड़े दोनों सही हैं, मगर अगर उपसर्ग की दृष्टि से पूछे तो ये सही है और संधि की दृष्टि से पूछे तो ये सही है। मतलब साफ सीधा हो गया कि दुह नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता। जो दुह नाम का जो उपसर्ग जिसे बोला जाता है वो संस्कृत में दुर के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ लो, तो दुर्धन आग्रह, दुर्धन आचार, दुर्धन अवस्था, तो कैसे करोगे? दुर्धन अवस्था। मजाल है क्या गलत हो जाए तुम्हारे प्रश्न? दुर्धन उपयोग, दुर्धन गुण, दुर्धन दशा, दुर्धन घटना, दुर्धन भावना, दुर्धन, ये बहुत अच्छा शब्द है, पेपर में काफी बार आता है। तो दुर्धन, अभिधन, समधन, धी, ये लीजिए कितने उपसर्ग है? 3 उपसर्ग है। दुर्धन, अभिधन, समधन, धी, यानी 1 2 3 उपसर्गों से बना हुआ शब्द है। दुर्भिसंधि, ठीक है। दुरन्वय, तो इसमें भी 2 शब्द हैं। मतलब आपको दोस्तों दुर्धन, अनुधन, अय, मैं आपको रियल बता रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं। बात सीधी सी है, जो मेहनत करेगा वही सिलेक्शन लेगा। और सिलेक्शन वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, आप जानते हैं कैसे हालात हैं। सेकंड ग्रेड जीके का पेपर रद्द हो चुका है ना। ऐसे में कितनों लोगों ने तैयारी की थी, कितना अच्छा स्कोर था, उन पे क्या बीत रही होगी, निश्चित रूप से बुरी बीती है। लेकिन वो योद्धा हैं, वो योद्धा हैं सारे, वो फिर से जीके को एक बार स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, टूटते हैं लेकिन वो फिर से करेंगे, मैं जानता हूं। वो योद्धा हैं, राजस्थान की वीर भूमि, जहां हमारे पुरखों का इतिहास देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लोग हार नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है, आप मान के चलिए आपको अग्रिम पंक्ति में रहना होगा। सिलेक्शन करवाना है आपको तो आप अग्रिम पंक्ति में रहो। अग्रिम पंक्ति से लोग पूछते हैं सर क्या तात्पर्य? मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट की जो अधिकतम कट ऑफ चलती है यूट्यूब पर वगैरह की, ये इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो कोई टीचर ऐसा होता है मेरे जैसा जो अधिकतम बताता है कि इतनी तो जाएगी, तो फिर नीचे कमेंट में कहते हैं तेरे को ज्यादा आता है क्या? वैसे तो अधिकतम कट ऑफ जो बताई जाती है उससे 20 नंबर ऊपर ही क्या है? अग्रिम पंक्ति। आप अग्रिम पंक्ति में रहो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। यानी कहने का मतलब वही हो गया कि आप 80% प्लस रहने का प्रयास करो, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। दुरात्म, दुर्धनात्म, दुर्धन आज्ञा, दुह अम, हमने ये दुर्ग शब्द पढ़ा था वहां। तो जब हमने इसको टुकड़ा किया था तो दुह धन ग किया था संधि के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हमने इसको उपसर्ग के अंदर पढ़ना है तो हम इसे पढ़ेंगे दुर्धन ग, दुर्ग। यही तो तरीका समझना है। अगर दुर्गा आ जाए तो सेम, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्धन गा, ये लो बस। दुर्धन जन, दुर्धन अंत, तो क्या हो गया? दुर्धन अंत। मजाल है, गलत हो जाए है ना। दुर्धन, दुहधन, सॉरी, दुर्धन मति, दुर्धन भावना, दुर्धन अज्म, दुराज्म, अच्छा ठीक है। दुर्धन ओधन, तो हम ये सारी चीज पढ़ चुके हैं पहले। आइए अब आई एक बात, क्या बात आई? हाँ ये बात, हलंत लगा दीजिए। एक बात दिमाग में बैठे, ये जब मुझे याद है, ये दुस का बताता हूं आपको। जब कंपटीशन में नए नए थे तब बड़ी दिक्कत होती थी हमें। कैसे दिक्कत होती थी कि फ्रेशर होता है ना, मारवाड़, सही बताओ आप मेरी बात का समर्थन करते हो नहीं करता हूं। फ्रेशर जो होता है ना, उनमें से 10% फ्रेशर स्टूडेंट्स को छोड़ दें और वो 10% आप ही हो। 90% फ्रेशर्स को क्या है, 12th में अच्छा परसेंटेज लेके आता है वो, जैसे 80 85 आजकल आ जाते हैं, पहले नहीं आते थे। आजकल हिंदी में 100 में से 100 अंक आ जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद भी अगर होते तो आज कहते यार इतनी हिंदी तो मुझे भी नहीं आती थी। कि आजकल के बच्चे 100 में से 100, कहीं बिंदी की भी गलती नहीं की। और बढ़िया बात है, वैसे अच्छी सुधार हो रहा है। खैर चलिए, तो मैं आप बताएं कि जो 90% फ्रेशर होता है ना, वो 12वीं के परसेंटेज के आधार पर मारवाड़ी में क्यों बना अजीर्ण हुआ है। अरे यार ये तो क्या पढ़ना है, अच्छा फटाफट पढ़ लिए, हाँ कर आएंगे। वैसे ही कुछ फ्रेशर हम भी थे, तो मारवाड़ी में क्या अजीर्ण हो। अब जब शब्द आते थे दुश्चिंत, तो हम लोग उपसर्ग कौन सा करते थे? अरे इसमें हलंत लगा है, देख ये उपसर्ग होगा, ये कोई उपसर्ग थोड़ी है, ये तो इसमें है, यूं चलता था। और हम इसे भी उपसर्ग मानते थे, दुस और दुस को मानते थे, क्योंकि नए थे। कोई मां के पेट से सीख के थोड़ी आता है, बाद में सीखना पड़ता है। यही हुआ। आप दिमाग में रखें कि चाहे शब्द में स हो, चाहे श हो, चाहे स हो, किसी भी शब्द में उपसर्ग हमेशा क्या होगा? दुस ही होगा। ठीक है। अब मान लो आपसे पूछ लिया दुश्चिंता है, क्या शब्द है? दुश्चिंत। ठीक है,
तो अब इसका टुकड़ा जब करोगे तो दुष्धन चिंता, दुश्चिंत होगा। समझ गए बात आप? अब आपको होगा सर आपने चिंता क्यों की, चिंत करना चाहिए था आपको। हाँ बता देता हूं, नवधन रात्रि शब्द क्या बना, नवरात्र, बस यही कारण यहां पर है, यही कारण यहां पर है। हो गया काम। चलिए दुस्शासन, यहां शासन कराएगा तो दुस्शासन में सेम वही दुष्धन शासन, यानी चाहे स ये दुष्कर्ष आ गया तो भी आप ध्यान रखें ये भी यही होगा। उपसर्ग में हमेशा सदंते ही होगा, ठीक है। दुष्धन यंत्र, दुष्कंटक, दुस्साध्य, दुस्साहस, दुष्परिणाम, दुष्पतन, दुष्प्रवाद, ठीक है, दुष्प्राप्य, दुस्सत्व, दुस्संधान, दुश्चवन, बहुत से शब्द हैं। ये कोई ज्यादा विशेष नहीं, इसमें तो ये बात ही बताने लायक विशेष है। इसी तरह से नी उपसर्ग आइए, नी उपसर्ग की खास बात क्या है, नी उपसर्ग की खास बात क्या है वो देखिए। नी उपसर्ग यानी निषेध, कौन सी संधि है, वही संधि है सुष्मिता सुषमा वाली। जब टुकड़ा करोगे सॉरी मैंने वैसा कर दिया, निधन सेध, और जब जोड़ोगे इसे तो स जो है वो ष षटकोण में बदल जाएगा। हमने बात की थी ई ऊ के बाद अगर क्या आ जाए, स आ जाए तो वो ष षटकोण में बदल जाएगा। संधि के नियम याद रहने चाहिए, संधि तो आएगी आएगी, उपसर्ग भी आ जाएंगे, ठीक है। निधन, निज, अब वो क्या करते हैं जल्दबाजी में हमें क्या दे देते हैं, निर्धन शब्द दे देते हैं। क्या दे देते हैं, निर्धन, और हम कहते हैं हाँ इसमें तो नी उपसर्ग है। अरे इसमें उपसर्ग नी नहीं है, इसमें उपसर्ग निर है। तो थोड़ा सा शब्द को जब तक तोड़ ना लो, यार लोग गणित में भी सिलेक्शन ले लेते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, हालांकि लोग कहते हैं गणित की कट ऑफ नीचे जाती है, गणित की कट ऑफ सुना होगा ना, दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है, गणित की कट ऑफ नीचे जाती है। तुम लोगों के 150 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ थ्योरी के आते हैं, और उसमें भी कुछ 10% बच्चे बाहर आके क्या कहते हैं, मेरा तो पेपर छूट गया। उन गणित वालों के जो मैथ से तैयारी करते हैं उनके 150 क्वेश्चन मैथ के सवाल आते हैं, सोचिए उन पे क्या बीतती होगी, कितना स्पीड से चलता होगा, उनके माइंड को स्पेस रखने का समय नहीं मिलता होगा। तब वो अगर 75 भी क्वेश्चन अगर सही कर दे तो वो अपने आप में बहुत बढ़िया माना जाता है। उनकी कट ऑफ नीचे रहती है, तो कभी मैथ के पेपर में बैठ के देखो। इसीलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट पे ऐसा लांछन नहीं लगाना चाहिए, ये मान के चलिए। चलिए तो निधन यंत्रण, निधन अब न्याय शब्द है। अरे संधि करके आए हो ना, मैं जानता हूं मेरा एक भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर मुझे समझ नहीं आया। क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि संधि की 5 क्लासेस जिसने ढंग से देखिए, 6 क्लासेस, वो नहीं जाए। निधनास, मैं जब इजी वे में कर सकता हूं तो आप भी कर, निधन धी, निधन ऊन, निधन कट, निधन गम, निगम। तो एक बार करके तो देखो, निगम तो क्या हो जाएगा, नी गम, निगम। निज, अब देखिए निज में भी नी और ज, अब ऐसे शब्द आता है तो हम सोचते हैं अरे यार इसका टुकड़ा ही नहीं होगा, इसमें फिर ज कोई मूल शब्द थोड़ी बचता है। लेकिन ये देखिए मैंने कहां से लिया शब्द, मैंने कोई अपने सर ये गलत बता रहे हो, गलत कहां से बताया, ऑब्वियसली मैं किताब से लाया हूंगा। इसमें सारे आपके नवीन हिंदी व्याकरण के शब्द हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा शब्द भी ऐड किए हैं, और जो अच्छी किताबें होती है वहां से शब्द ऐड किए गए हैं। निमग्न, निमेश, निषेध, ये 2 बार आ गया। निवृत्त, नियत, न्यस्त आ गया, तो निधन अस्त, ठीक है, निधनार। अब देखो ये भी एक अपने आप में परीक्षा होती है अभ्यर्थियों की कि क्लास को पूरी देखना, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। क्यों ऐसा लग रहा है यार ये सरल चीज मैं बाद में पढ़ लूंगा, बाद में कभी नहीं पढ़ा जाता। मैं बताता हूं, तुम लोग तैयारी जिसकी भी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, ग्राम से, हम आज तक कितनी बार करके आए हैं। हम सोचते हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, लोकोक्तियां, मुहावरे वगैरह बाद में पढ़ लेंगे। ईमानदारी से अपने गिरेबान में झांक के बता दो, तुम में से कितने % लोग हैं जो ढंग से मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम, पर्यायवाची वगैरह ढंग से पढ़ के जाते हैं। सिर्फ लास्ट में क्या कहते हैं, एक रीडिंग मार लूंगा,
और फिर वो भी सोचते हैं कि तुमने हमें वैल्यू नहीं दी तो हम भी तुम्हारे सारे प्रश्न सही नहीं होंगे। और सबसे ज्यादा गलती वहीं पर होती है। क्यों? क्योंकि वो है आपके ज्ञान पे निर्भर। और ये जो हम पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये होते हैं सूत्रों पर आधारित, ये लॉजिक पर चलते हैं, इनके तरीके होते हैं, इनको समझना पड़ता है। ये समझ में आ गए वो कर देगा, लेकिन उनको रटना पड़ता है, समझ कर रटना पड़ता है। इसलिए आप बाद में कुछ नहीं, ये क्लास के साथ साथ देख लोगे ना तो तुम्हारा मन भी करेगा कि चलो बाद में इसका एक रिवीजन करते हैं। निस, सेम वही सिस्टम जिस प्रकार से दुस होता है उसी प्रकार से क्या होता है, निस होता है। जैसे होता है दुस, सेम उसी प्रकार होता है निस। ठीक है, चाहे दुष सशंकर हो, चाहे दुष सड़क हो, ठीक है, और चाहे दुष षटकोण हो। और यहां पर भी सेम वही है, चाहे निस हो, और चाहे निश हो। यानी कुल मिलाकर उपसर्ग कौन सा होगा, यही होगा। ठीक है, अब देख लीजिए सेम निस्तेज निश्चय। अब इसमें क्या होगा, निस धन चय। और मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम में जब हमारे सामने ऑप्शन होते हैं तब कुछ बच्चों के जवाब क्या होते हैं, वो इसको राइट करके आते हैं, ठीक है, जबकि असल में राइट ये है। और क्या करते हैं, यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये मुझे ठीक नहीं, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अरे अजीब सा, तेरे को कौन सा इस पे सींग पूंछ लगे दिखाई दे रहे थे? बोलते हो ना, ईमानदारी से बता दो, यार ये तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा। अजीब सा कैसे लग रहा है? कोई कारण तो होगा अजीब सा लगने का। बोला अजीब सा लग रहा है, ठीक है। सेम ऐसे निस, तो वही निस धन शंका। अब यहां पे ध्यान रखना पड़ता, संक नहीं लिखोगे, शंका लिखोगे। सेम वही कारण है चिंता वाला और रात्रि वाला, ठीक है। निश्वास आ गया तो दिक्कत कहां है, जब बोल दिया और जल्दबाजी में मत। अब गलती से तुम लोग ये राइट क्यों लगा के आते हो, उसका कारण बताता हूं। कारण ये होता है तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती, और उस वक्त विनाश काले विपरीत बुद्धि, सिलेक्शन जब नहीं होना होता है तो हमारा हाथ गलत चलता है। निःशुल्क है तो निस धन शुल्क है। संधि विच्छेद इसकी करोगे तो कैसे करोगे, निह धन शुल्क है। कुछ लोग इस प्रकार कर जाते हैं, जबकि राइट कौन सा होता है, ये होता है। ये क्या होता है, गलत होता है। ये क्या होता है, गलत होता है। समझ गए बात आप? फिर आता है निर। निर है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये अगर कभी कहीं पर इसके बाद में अगर अ वगैरह होगा तब तो ये र इसमें जुड़कर र बन जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ये र ऊपर जाएगा। आप जानते ही हैं, जैसे निरपराध है, इसमें र पूरा हो गया, इसका मतलब ये था कि इसमें आगे क्या था, अ था। निरपराध। निराकार, इसका मतलब था इसमें आगे अ। निर्धन आकार, ठीक है। निरर्थक है, इसका मतलब निर्धन अर्थक। निरंकुश, तो इसका मतलब निर्धन अंकुश। मैं जानता हूं तुम में से एक भी गलत नहीं करेगा। अगर आगे सीधा व्यंजन है, निर्दोष, तो ये हम संधि में पढ़ के आ चुके हैं, निर्धन दोष। हाँ, हमने पढ़ा क्या था, निर्जन को हमने इस प्रकार पढ़ा था कि निह धन जन। अरे तो ये निह धन जन, तो संधि जब करोगे तो इसका टुकड़ा यही होगा, उस वक्त ये गलत माना जाएगा। लेकिन जब उपसर्ग करोगे तो टुकड़ा यही होगा, वो गलत माना जाएगा। बस सिंपल सा तरीका, एक संधि का है, उपसर्ग का है। लेकिन आज तक हमें गलत परोसा गया, और इसी कारण से जो है एक ये सच्ची बात है, आप मानो चाहे मत मानो, हमें गलत परोसा जाता है। मैं अभी भक्ति साहित्य जैसे हिंदी साहित्य की क्लासेस पढ़ा रहा था। सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं, सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, पर मैं कहता हूँ माँ के माथे पे लगी बिंदी अच्छी लगती है, कुछ इसलिए भी हमें हिंदी अच्छी लगती है। यानी माँ के माथे पे जो बिंदी का स्थान है वही हमारे जीवन में हिंदी का स्थान है, माथे पे विराजने वाली हिंदी भाषा है। हिंदी में जब हम साहित्य पढ़ते हैं, भक्ति साहित्य पढ़ते हैं, तब भक्ति साहित्य में सांडिल्य से लेकर रामानुजाचार्य से लेकर रामानंद से लेकर वल्लभाचार्य से लेकर शंकराचार्य से लेकर कहीं पर भी छुआछूत देखने को नहीं मिलती है। उससे पहले नाथों से लेकर सिद्धों से लेकर कहीं पर भी छुआछूत देखने को नहीं मिलती है। हाँ ठीक है, एक वो तो आज भी सिस्टम देखने को मिलता है कि एक वर्ग ऐसा है जिसकी गंदी आदत पड़ चुकी है, बाकी कहीं पर भी हमें छुआछूत, सब लोगों ने वहां भी प्रयास किया गया, मतलब उन सदियों में
समझ रहे हो, रामानुजाचार्य वगैरह कब हुए थे? द्राविड़ी भक्ति उपजे लाए रामानंद, उस समय से उन्होंने प्रयास किया कि भक्ति के दो द्वार खोल दिए। एक जिनको अछूत समझा था उनको भी बुलाया, बोला तुम भी भक्ति करने के अधिकारी हो, तुम्हारा भी अधिकार है। रामानंद का शिष्य कबीर था, रैदास था, धन्ना था, ये कैसे बने? ये कैसे बने? रामानंद जो कि ब्राह्मण थे फिर भी उन्होंने इनको स्थान दिया। तो ये बात है, हमें गलत परोसा जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, जैसे कुमार विश्वास कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हमें गलत परोसा जाता है, हम उसे मान लेते हैं। इसीलिए कहते हैं मानो, बिल्कुल मानो, लेकिन कब? जब पूर्ण रूप से किताबों, अच्छी किताबें पढ़ो, उनमें पढ़ो कि वास्तव में ऐसा नहीं है। आज हम देखो सब मिलजुल कर पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में हम सब बराबर रह रहे हैं, ये अलग चीजें हैं। राजनीति धर्म के नाम पर जो है हमें बहलाया बहकाया जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि हमारे, जैसे वही है ए फॉर एप्पल, क्यों भाई ए फॉर एप्पल क्यों? हमें बचपन में क्यों नहीं सिखाया गया कि ए फॉर एरोप्लेन भी होती है, अ से अनार, अ से अदरक भी होती है? क्यों नहीं सिखाया गया? क्योंकि हमें परोसा ही गलत गया था। हमें बताना चाहिए था कि ए फॉर, देखो जो ए से स्टार्ट होंगे वो सारे ए के होंगे, जो अ से होंगे बाद में बताया गया। बोला नहीं सर ये शुरुआती दौर था। लेकिन आज भी जब आपसे एकदम से पूछ रहे ना नींद में उठा के, बोला ए फॉर, बोला एप्पल, वो एप्पल याद आएगा क्योंकि जहरीला ज्ञान दिमाग में भर चुका है। निर्गुण अगर संधि के हिसाब से तोड़ोगे तब तो निह धन गुण टूटेगा, लेकिन अगर विच्छेद के हिसाब से टूटोगे तो निर धन गुण। बस अब ये जैसे है निरुपाधि, तो निर धन उप धन आ धन धी, इस तरह करोगे क्या? निर्धन उपधन आधि, ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्धन उपधन आधि, ठीक है। ज्यादा तोड़ना नहीं है, ज्यादा तोड़ना भी नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा शब्द है निर्धर्म। तो इसमें सिंपल सी बात है, निर्धन धर्म। लेकिन अगर आपने, अच्छा सपोज दैट ये निरुपाधि शब्द है, ठीक है, तो इसे संधि के हिसाब से एक बार तोड़ते हैं। कैसे? संधि के हिसाब से, ध्यान देना। जब इसे संधि के हिसाब से तोड़ोगे आप, तो आप इसे यूं तोड़ोगे, निह धन उपधन आधि। जब आप इस तरह से तोड़ोगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि बताओगे? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तब आधे कहेंगे सर यहां पर इसमें विसर्ग संधि हो रही है। कौन सी हो रही है? सर यहां पे विसर्ग हो रही है, और यहां पे कौन सी हो रही है? स्वर संधि हो रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बताता हूं। हमेशा एक शब्द में अगर 50 संधियां भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे लास्ट में जो संधि होती है ना, वही संधि मानी जाती है। ये राइट है। अगर इस शब्द में अगर संधि पूछी जाएगी तो आप याद रखना स्वर संधि होगी, विसर्ग संधि नहीं होगी। जो लास्ट में संधि होती है वो मानी जाती है, ठीक है। तुम्हें विद्वान तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें व्याकरण में सीखने को बहुत मिलेगा कि व्याकरण को इतने सरल तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। प्र उपसर्ग बहुत इजी है, बहुत इजी है। प्रबल, प्रबंध, प्रचार, प्रहार, प्रकोप, प्रहसन, प्रगति। अब इसके प्रहसन आप जानते हैं कि हंसी मजाक उड़ाना, तो इनको हम अगर मान लो इस तरह से एक एक शब्द का अर्थ अगर जैसे प्रारंभ है, तो इसको देखने की कहां जरूरत है? दिमाग में शब्द देखते ही टुकड़ा टूटेगा। प्रधन आरंभ, ठीक है, प्रधन। अब देखिए प्राचार्य, अब गलती आप ये मत कर देना कि प्रधन चार्य, ये कर दिया तो गलत होगा। क्या होगा? प्रधन आचार्य, ठीक है। प्रासंगिक है, तो अब ये देखिए अब इसमें क्या होता है? ऐसा लगता है सर इसमें तो जो क्या कहते हैं उसे प्रत्यय लगा है, तो देखिए प्रधन संग धन इक, ये है। अब किसी के दिमाग में क्या होगा? सर प्र में से अ निकल गया, असंग हो गया। अरे नहीं, ये प्रा इसलिए हुआ एक प्रत्यय जुड़ने से हुआ। मूल शब्द था संग, क्या था? संग। इसमें प्र जुड़ा तो शब्द क्या बना? प्रसंग। शब्द क्या बना? प्रसंग। लेकिन एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो आगे वाला जो है वो दीर्घ हो जाता है, तब ये प्रासंगिक हुआ। तो प्रधन संग धन इक, समझ गए बात आप? प्रेक्षा बहुत इजी है, प्रधन इक्षा, ठीक है, प्रधन इक्षित, बस हो गया काम। फिर आइए
परा का मतलब होता है विपरीत। आप ध्यान रखें, इस उपसर्ग को दिमाग में रखें, मैं आगे बताऊंगा इस उपसर्ग की खास बातें, क्योंकि एक उपसर्ग और आएगा आगे पर, जो कि उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अन्य उपसर्गों में शामिल होता है पर, और ये एक अलग उपसर्ग माना जाता है। मतलब ये संस्कृत का अव्यय है, ना कि उपसर्ग है। बाद में बताऊंगा। विपरीत, पीछे अधिक, पर का अर्थ आगे अधिक हमने पढ़ लिया। परा का मतलब विपरीत, पीछे अधिक। अब देखिए, पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श। हमने एक शब्द थोड़ी देर पहले कल पढ़ा, आमर्श पढ़ा था। तो जब आमर्श हो सकता है, इसका मतलब मर्श मूल शब्द होता है। तो यहां पर भी क्या, परा उपसर्ग, परावर्तन, ठीक है ना, परा प्लस आवर्तन, परावर्तन, ठीक है, वर्तन ने मत कर देना, परा प्लस आवर्तन, और आ फिर उपसर्ग होगा तो वर्तन। पराविद्या, पराकाष्ठा, परास्त। अब ये कितना देखिए, परास्त। तो अब यहां पे ये किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, पराधनस्थ। यही चीजें पूरे उपसर्ग पढ़ोगे तो मात्र 20 से 25 शब्द ऐसे आएंगे जिन पे आपको रुकना पड़ेगा, जिन पे आपको रुक के समझना पड़ेगा। अब ये तो सर आप इन चीजों को सर एकदम सारों को तोड़ के बता दो, मैं निश्चित रूप से ये इन्हीं शब्दों से पूरे टेस्ट तैयार होंगे। और कुछ जो शब्द बीच में मैंने हटाए हैं यहां से, वो आपको यहां बताए नहीं मैंने, वो शब्द जिनके नोट्स हैं उनको पता चल गया होगा कि सर ने यहां से ये 2-4 शब्द हटाए, वो सारे मैं टेस्ट में दूंगा। और फिर टेस्ट में आपको आपसे खुद से टुकड़े करवाऊंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरा चेक नहीं करना है, आप लोगों का चेक करना है। ठीक है, पराकाश। अब यहां पे शब्द आता है कि सर ये परा होगा, बस ये है सबसे कठिन शब्द। क्या है? पराकाश। अब ये शब्द सबसे कठिन है कि सर इसमें परा प्लस आकाश होगा या फिर परा प्लस काश होगा। बस ये चीजें हमें एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगी, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगी ये चीजें। आप जिन स्वरों को ज्यादा समझते हो वही हमें करते हैं। लेकिन आप सोचिए, पराकाश, अब अगर आप आकाश करोगे तो परा का मतलब तो दूसरा निकलेगा, परा प्लस काश, काश के विपरीत हुआ पराकाश। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा, किताबों में कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सर सॉल्यूशन कहां मिलेगा? सॉल्यूशन मिलता है टेस्ट में। तो सर आप यहां बताते हुए चलो, यहां बता दिया, यहां बता दिया, बताते हुए चलूंगा। पराकरण, अब ये जो शब्द आया पराकरण, तो अब आप लोग क्या इसे परा प्लस आकरण करोगे क्या? हर कुछ गलत कर दोगे? स्वर जहां आएगा वहां दिक्कत की ज्यादा चांसेस रहेंगे। परा प्लस करण होगा, क्योंकि हम पढ़ के आए मूल शब्द करण ही होता है, आकरण नहीं होता है। कहीं सिर्फ इसमें आ और उपसर्ग डाल दिया। पराजिका, तो अब पराजिका है तो ये सबसे सरल नहीं, पेपर की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट उपसर्ग मानता हूं मैं परा को। और पेपर में सबसे ज्यादा गलती करवाने वाला उपसर्ग भी परा ही है। ठीक है, पराध्वनि, बस इसमें आप तो परा को अलग कर लीजिए और मूल शब्द को अलग कर लीजिए। ये आ वगैरह स्वर लगाने की जरूरत आपको नहीं है। पराजिका, पराभिक्ष, तो अब आप इसमें ऐसा करोगे परा प्लस अभिक्ष या करोगे भिक्ष, बस यही तरीका है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे टेस्ट में हमेशा 50 का हो चाहे 100 का हो, उसमें 10 क्वेश्चन परा उपसर्ग के होते हैं। और पेपर में आप पिछले पेपर्स उठा के देख लेना, सबसे ज्यादा प्रश्न गलत करवाने वाला उपसर्ग ये परा उपसर्ग है। और ये मैच करेगा किससे? पर से, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, पर दादा, है ना, वहां पे पर उपसर्ग, पर क्यों आया? क्योंकि पर का अर्थ वहां दूसरा लोगे, कि पर का मतलब दूसरा, तो दूसरा दादा, ऐसा थोड़ी होता है। पर उपसर्ग कहां आएगा, संस्कृत की भांति प्रयुक्त होता है, सब कुछ समझाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे फर्स्ट क्लास देखते ही आप जो कमेंट करते हो सर ये मतलब ये ऐसे आ जाए तो वैसे, आपके जितने भी सवाल होते हैं ना, वो मैं निश्चित रूप से लास्ट क्लास से पहले वैसे सबके जवाब दे दूंगा, लास्ट क्लास से पहले सबके जवाब दे दूंगा। और हो सकता है कल आपको एकदम से बीच में ही एक टेस्ट मिल जाए, फिर मिल सकता है बीच में ही एक टेस्ट मिल जाए, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे लग गया कि हाँ जरूरत है स्टूडेंट्स को एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाने की कि नहीं भाई तुम्हें समझ आ रहा है, इसलिए दे दो। अब जैसे आप जानते हैं एक अन्न होता है और एक हिंदी में उपसर्ग होता है अन्न, अन्न पूरा होता है। तो अगर अन्न पूरा हो रहा है कहीं तो वो हिंदी का उपसर्ग है, लेकिन अन्न हलंत है तो इसका मतलब ये क्या है? तो बहुत इजी है, अनंत है तो अन अंत, अनादि अन आदि,
अनेक, मैं मूल शब्द निकालता हूं, एक, अनाहूत, आहूत, ठीक है, अनुपयोगी, उपयोगी, ठीक है, अनागत, अनिष्ट, अनिह, इह। क्यों, ये कैसे हुआ देखो, अन, धन, इह, वैसे ही अन, अनुपयुक्त, है ना, तो बहुत अच्छा शब्द है ये उपसर्ग आपको अनु से कंफ्यूज करता है, ये उपसर्ग आपको अनु से कंफ्यूज करता है। ये दूसरा उपसर्ग ऐसा है जिसे मैं परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानता हूं, मोस्ट, ठीक है। जैसे अनुपयुक्त है तो आप जानते हैं यहां पे अन, धन, उपधन युक्त होगा। अन, मेरे नोट्स में मैंने समास के केवल शब्द ही क्यों लिखे थे, व्याख्या उनका विग्रह क्यों नहीं किया था, क्योंकि विग्रह मुझे आपसे करवाना था। अगली बार जब मेरे नोट्स पैटर्न होगा ना, उसमें ये शब्द इस तरह से लिखे मिलेंगे, एक क्रमबद्ध, इनके टुकड़े नहीं लिखेंगे, इनके टुकड़े आप लोगों से करवाएंगे। जो एसआई की स्पेशल रूप से जब मान लो विज्ञप्ति आने पर नोट्स की पीडीएफ मिलेगी ना, और मैं फिर कह रहा हूं आपको निश्चित रूप से इसमें आपको एसआई के पेपर भी मिलेंगे, आप निश्चिंत रहना, जिन्होंने ले लिया है ना वो फायदे में है। अनुदक, अनुदार, अनुदात, अनुप, अब ये देखिए, सॉरी, अन, धन, उप और हत, तो इसमें दो उपसर्ग हैं, एक तो है अन, एक है उप, और फिर मूल। अनोरस, अब सोचिए अनोरस में भी जो है अन उपसर्ग है, यही तो बात देखने वाली होती है। ओरस, इसमें जुड़ गया अन और बन गया अनोरस। अनिवार्य, कितना अच्छा शब्द है, अन अनिवार्य। अनधिगत, धिगत नहीं, गलत मत कर देना, अन, धन, अधि, धन, गत, अनधिगत, अनर्ध, अनर्थ, अनवरत, अनधन, अन, इसमें अव दो उपसर्ग हैं फिर से, अन, धन, अव, धन, रत, ठीक है, अन, धन, आकार, अन, अनध्य, अन, धन, अध्य, अनक्ष, अन अवसर, अन अवधि। आपको जहां भी लगे गलत है तो आप कमेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, और जो भी कमेंट देखे आप उसका, आपको अगर रिप्लाई आता है तो आप खुद रिप्लाई कर दें, ठीक है, वरना मैं जब भी समय मिलता है तो मैं देखता हूं तो मैं कर देता हूं कमेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। परि उपसर्ग, अति, अधि, अनु, अब, अभी, है ना, उत, उत, उप, दु, दुर, दुस, इस तरह, सॉरी, दुर, दुस, नी, निर, निस, है ना, परि तक पहुंच गए। तो ये भी परि यानी चारों ओर अर्थ देगी, परिधन क्रमा, परिधन आवरण, परिधन धी, परिधन अटन, परिधन नाम, परिधन मान, परिधन छेद, परिधन अंक, परिधन अंत, परिधन त्यक्ता, परिधन त्राण, परिधन इच्छा, परिधन मान, परिधन में, परिधन वृत्त, और परिधन परिशिष्ट होता है, गलत लिखा हुआ है शब्द। इसी तरह से प्रति उपसर्ग है, प्रति मतलब हर, प्रत्येक, विपरीत, प्रतिधन दिन, प्रतिधन कुल, प्रतिधन हिंसा, प्रतिधन इच्छा, प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन लिपि, प्रतिधन आशी, प्रतिधन अक्षर, प्रतिधन अंग, प्रतिधन अग्नि, प्रतिधन अवयव, प्रतिधन प्रतिपन, अच्छा, प्रतिधन पन्न, प्रतिधन पादन, प्रतिधन स्था, प्रतिधन अर्थ, प्रतिधन इक्षण, प्रतिधन, ये प्रतीति, तो इसको कर देते हैं प्रतिधन नीति। प्रत्यावय तो हो गया प्रतियन संधि, प्रतिधन, अव, धन, आय, इसमें आय मूल शब्द है और दो उपसर्ग हैं, प्रति और अव। प्रतिधन योगी, प्रतिधन वेशी, और प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। अब सरल उपसर्गों में से एक है वी, वी उपसर्ग आ गया। वी का मतलब होता है विशेष। लोचन, लोचन में वो कर देता है वी, मतलब विलोचन, विशेष लोचन। अब लोचन विशेष कौन से होते हैं? जो सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं वो विलोचन, यानी आपकी और मेरी आंखें, चलो आपकी तो सुंदर होगी, मेरी तो है लोचन और आपकी है विलोचन, यूं होगा ना, मतलब कि भाई आपकी तो होगी विलोचन, विशेष आंखें हैं आपकी। भिन्न, अभाव, वी, तो देखिए विधन जय, विधन ज्ञान, जिन उपसर्गों में हलंत वाली दिक्कत नहीं होती ना, वो वैसे भी सरल होते हैं। विधन देश, विधन भाग, विधन योग, विधन शेष, विधन घटन, विधन अवहार, दो उपसर्ग है। विधन अपार, विधन आधन, इसमें दो है, विधन आधन, ठीक है, करण,
व्याकरण, है ना। तो अब यहां ये सबसे मैंने अभी बताया ना, करण और आकरण, ये जो चीज है ना, बस ये चीज आपको कहां ध्यान पर रखनी पड़ेगी, यहां, कि कहां आकरण आएगा और कहां करण आएगा। और इसीलिए बोलता हूं जिस दिन भी अपना टेस्ट होगा विद इन, मतलब शायद उपसर्ग खत्म होने से पहले पहले या उपसर्ग के लास्ट, क्लास टेस्ट 100% लूंगा, 101% लूंगा। पिछला टेस्ट जो था मैं बाहर चला गया था इसलिए पेंडिंग रह गया, वरना पिछला भी तैयार था। तो वो पिछला और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करके मैं टेस्ट लूंगा, उसमें तैयार रहना, उसमें सारे दे देना, ठीक है, ताकि मैं आपको बता पाऊंगा कि कहां पर जो है काश आएगा, कहां आकाश आएगा, नहीं आएगा, कहां आकरण आएगा, कहां करण आएगा, ठीक है। क्योंकि वो देखो आप कहोगे सर आप यहां बता दो, तो मेरी स्टडी का जो टीचिंग का एक हिस्सा है टेस्ट, तो मैं उसके कुछ चीजें उनके साथ, विधन लय, विधन नाश, विधन धान, विधन ख्यात, विधन करण, विधन घटन, विधन ज्ञ, विघ्न। अब ये कितना अच्छा शब्द है। अब ऐसा शब्द आ जाए ना तो आप क्या, मैं भी जो है वो मात खा जाए कि यार ये होगा कि नहीं होगा। विघ्न, विनाशक, है ना। अब ज्ञ, और अब ज्ञ कोई मूल शब्द दिमाग में ये आता है, ज्ञ कोई मूल शब्द थोड़ी है, लेकिन है या नहीं है यही तो विचार करना है। यही ये शब्द मैंने जानबूझ के नहीं हटाया, वरना मैं ये भी हटाने वाला था टेस्ट में, ताकि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहे। विधन चित्र, विधन छेद, ये अब ये भी बहुत अच्छा शब्द है, हम विधन छेद कर दें, नहीं, इसका होगा विधन छेद, च का आगम होगा। विधन तृण, विधन तक्र, विधन तान, वितान किताब थी ना, विधन तान, विधन दे, विधन धी, विधि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, निधि, तो निधन धी निधि थी, तो वैसे ही विधन धी। विधन प्लव, अब सोचिए विप्लव में हम सोचते हैं कि यार विधन प्लव क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ ही नहीं रखा ना कि ऐसे शब्द होते हैं, तब हमें दिक्कत आती है। आपको नहीं, मुझे, मैं आपको आपके साथ ही अपने आप को रखता हूं। अब देखिए विधवा, तो धवा जो शब्द है, धवा का मतलब ही यही होता है कि वो क्या है, ऑलरेडी सुहाग से रहित है। धवल वस्त्र धारिणी धवा, और विधवा बात वही, धवल वस्त्र धारिणी यानी जिसे हम विधवा बोलते हैं। तो अब धवा में वी लगाने की जरूरत कहां थी, विशेष शब्द, विलोचन वाली सेम बात हो गई। सुउपसर्ग, ये उपसर्ग में मैंने कुछ शब्द हटा रखे हैं, जिनके पास नोट्स है वो देख लीजिए। जो भी सौ शब्द वाले हैं वो सारे शब्द मैंने हटा दिए। क्यों हटा दिए उसका कारण बता दूंगा, ठीक है ना। मेरी क्लासेस अभी तक और पढ़ी है, उपसर्ग की मैंने 5 क्लास की है, 2 क्लास की बजाय मैंने 5 क्लासों में बांटा है, क्योंकि घास नहीं काटना अपने को। सूधन गंध, ये बिंदी गलत लगा रखी है, यहां आएगी। सूधन गंध, सूधन योग, सूधन अच्छ, सूधन आगत, सूधन यश, सूधन शील, सूधन अल्प, सूधन सुबित, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। सूधन अच्छ, सूधन अस्ति, सूधन आकृति, सूधन आगत, सूधन उक्ति, सूधन रति, सूधन विदा, सूधन ख्यात, सूधन सुधा। देखिए कितना अच्छा शब्द है सुधा। सूधन सुप्ति, ये शब्द वही है सुषमा वाला, सूधन सुप्ति, ठीक है। सूधन समा सुषमा, सूधन स्मिता सुस्मिता, सूधन भाग, सूधन अर, समझ गए बात आप। और सम उपसर्ग हमने नहीं पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि म के बाद अगर तीसरा चौथा पांचवा मतलब कोई सगोस आ जाए तो म बिंदी के रूप में चला जाएगा, ठीक है। समधन कल्प, समधन मान, समधन चार, समधनवाद, समधन योग, समधन न्यासी, समधन संस्कृत, समधन संस्कृत। अच्छा, इसमें वो स आगम होता है, हमने क्री धातु से बने हुए शब्द आते हैं ना, जैसे कार है, कृति है, ठीक है, करण है। हमने वो पढ़ा था, एक नियम याद होगा आपको, किस किस को याद है, जिसमें स का आगम होता है, यानी इसका टुकड़ा क्या होगा, इसका टुकड़ा होगा समधन कृति, और स का आगम होगा समधन दे, समधन दोष, समधन सार, समधन सह, समधन गणक, समधन कुल, समधन क्रमण, समधन गीत, समधन क्षिप्त, समधन गत, समधन क्रांति, समधन कट, संकट। तो ये 22 उपसर्ग। अब आपकी रचना प्रबोध में यहां पर एक उपसर्ग अलग दे रखा है, ठीक है, जबकि मूल रूप से 22 यही माने जाते हैं। रचना प्रबोध में शायद कोई और उपसर्ग दे रखा होगा, लेकिन मूल रूप से 22 जो मैं पढ़ता आया हूं, हमेशा पढ़ाता हूं, वो यही हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा थोड़ा मैंने कहा था, पहले भी बताया था पहली क्लास में कलवाड़ी में, कि इन दोनों किताबों में लास्ट के 1-2 उपसर्गों में लेकर अलग है। कुछ लोग इसको नहीं मानते, कुछ लोग एक उपसर्ग और कौन सा दे रखा है, रचना प्रबोध में देखना लास्ट में दे रखा है, ठीक है। तो ये आज की क्लास है। आपको अगर 50% भी समझ आ रहा है उपसर्ग, तो यकीनन आपको अच्छा समझ आ रहा है।
और एंड तक जाते जाते आपको 80% तक समझ आ जाएगा, और एक टेस्ट होगा तो आपको लगेगा कि हाँ अब उपसर्ग में आपको गलती आपसे नहीं होगी। 100% समझ आता ही नहीं है, लेकिन हाँ आपसे गलती नहीं होगी, ये आत्मविश्वास में आप में अच्छे से भर दूंगा, ठीक है। तो और टेस्ट सीरीज का मुझे रोज रोज कहना नहीं पड़े, ये आप देख सकते हैं जो आपके सब में उपयोगी है। और मैंने कह दिया स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड वाले ये टेस्ट सीरीज ना लेवें, उनके लिए सेकंड ग्रेड अलग है जिसमें उनको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, फालतू बार बार पैसे खर्च करने नहीं पड़े। इसके अलावा जीजीडी जो ऐप है उस पर आपकी जीके की टेस्ट सीरीज वगैरह चलती है, तो उसको उसके बारे में तो सर टेलीग्राम पे डालते ही रहते हैं, है ना, ठीक है। ओके, टेक केयर, शुभ दिन, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।